हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो अब न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये है लेक्चर नंबर 2। इसमें हम जो है वो आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। हमारे ब्रेन में आगे और क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोसेस क्रिएट करती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा फर्स्ट जो वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, वो आपने अच्छे से अटेंड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो उसको अटेंड करके ही सेकेंड लेक्चर में आना, ठीक है। इसमें भी हम उसके आगे पढ़ेंगे। ओके, देखो, इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। उसमें हमने जो था वो पॉन्स के बारे में पढ़ा, मतलब जो उसकी लिमिटेशंस वगैरह वो सब देखी हमने। ब्रेन में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, हमारा ये मिड ब्रेन क्या करता है, हिंड ब्रेन क्या करता है, तो सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे करता है, मतलब हमारी बॉडी ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे करती है, एक्चुअल में ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट रहता है, कैसे इंफॉर्मेशन आगे जाती है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। ब्रेन ब्रेन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए डेफिनेशन बता रहा है या फिर ये ब्रेन को एक्सप्लेन कर रहा है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट। बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, वैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखना भूल गई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर आप लिख लेना। ब्रेन जो है ना वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टिव है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है ना वो दिखता है इतना मुट्ठी जैसा ही है, उसके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनी होती है बच्चों, जो कि फ्लूइड फिल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर की होती है, बैलून लाइक से वो दिखता है। ओके, विच एक्ट शॉक एब्जॉर्बर एंड इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करती है और एनक्लोज होता है वो क्रेनियम से। क्रेनियम जो होता है उसके बाहर, ब्रेन के बाहर वाले हिस्से पे क्या करता है बच्चों, उसको कवर करके रखता है। कौन? क्रेनियम। स्कल और ब्रेन बॉक्स, अब जो स्कल और ब्रेन बॉक्स होती है वो क्रेनियम के अंदर होती है। एक्चुअली क्रेनियम क्या है? स्कल यानी खोपड़ी है, खोपड़ी, और ब्रेन बॉक्स वो जो एक तरह से ब्रेन बॉक्स के अंदर कैद है, ठीक है। इतना इजी मतलब नहीं है, उसके ऊपर बहुत प्रोटेक्टिंग लेयर वगैरह है। किसके ऊपर? ब्रेन के ऊपर। तो ये तो बात थी ब्रेन की। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड इज एनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कोड जो है ना वो एनक्लोज होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। वर्टिब्रल कॉलम से आपको मैंने जो है वो बुक में डायग्राम बताया होगा, वापस जाके देखो, उसमें आपको लिखा होगा, उसमें थ्योरी पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा। स्पाइनल कोड जो है वो एनक्लोज है किससे? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड नर्वस सिस्टम। अब देखो मतलब जो है लिमिटेशन क्या है ब्रेन की, मतलब जो वर्क करता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, ठीक है, जिसे अपन नर्वस सिस्टम भी वैसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का मतलब हमारी बॉडी में जो भी सिग्नल्स पहुंच रहे हैं तो वो एक तरह से कम्युनिकेट हो रहे हैं ना, हम जैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ब्रेन में भी तो सिग्नल जाता है तो वो भी तो एक तरह से कम्युनिकेट ही हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेट होता है वो, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू होता है। तो वो चीज बता रहा है नर्वस सिस्टम में लिमिटेशन होती है कुछ इनकी। क्या लिमिटेशन है ये देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल ईच ओनली टू दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है कुछ ही कुछ मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है वो नर्वस सिस्टम से बच्चों कनेक्टेड होती है, अदरवाइज बाकी जो है वो कनेक्टेड नहीं होती। कुछ सेल्स कनेक्टेड हो ही नहीं पाती और कुछ सेल्स ही नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होती है, और जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है उनके पास तो इजीली जो है वो सिग्नल पहुंच जाता है कि हाँ ये चीज यहाँ हो रही है। लेकिन जो सेल्स कनेक्टेड नहीं है हमारे नर्वस सिस्टम से, उनको देर से, बहुत ही देर बाद मतलब जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है। आपने देखा है कई बार किसी डिजीज, कोई बीमारी का किसी इंसान को हो जाए तो वो काफी देर बाद पता चलती है। डॉक्टर कहते हैं ना आपको काफी देर हो गई मतलब इलाज के लिए, मतलब काफी देर आपको पता चला, और किसी को पता ही नहीं चल पाता। क्यों पता नहीं चल पाता उस डिजीज के बारे में? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम से उनकी सेल्स कनेक्टेड नहीं है, और जो कनेक्टेड है वो तुरंत पता चल जाता है, बाकी पता नहीं चल पाता। तो वो है after generation and transmission of an electrical impulse, the cell takes some time to reset its mechanism before transmitting another impulse। ये क्या कह रहा है कि जब आफ्टर जनरेशन, जब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है ना वो न्यूरॉन से आ रखी है, ठीक है, न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है जब ये ट्रांसमिट होती है अपने अलग बॉडी पार्ट में, मतलब जैसे अगर लीवर को किडनी से कोई ब्लड पहुंचाना हो तो भी तो ट्रांसफर हो रहा है, ब्रेन को इनके पास सिग्नल पहुंचाना हो तो वो जो ट्रांसमिशन वाला प्रोसेस है ना उनको करने में भी टाइम लगता है। एक बार जैसे ट्रांसमिट हुई, वापस ट्रांसमिशन होने में, उस जनरेशन को बनने में वापस टाइम लगता है, ठीक है। तो ये कह रहा है उनकी जो सेल्स होती है वो थोड़ा टाइम लेती वापस रीसेट करने में, अपने मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को वापस रीसेट करने के लिए वो टाइम लेती है बिफोर ट्रांसमिटिंग अनदर इम्पल्स। जब अनदर इम्पल्स मतलब दूसरी इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो
उससे पहले वो क्या करती है, थोड़ा गैप लेगी, थोड़ा मतलब रीसेट करेगी, फिर वापस वो ट्रांसमिट होगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, लिमिटेशंस होती है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, स्कल और ब्रेन बॉक्स, स्कल और ब्रेन बॉक्स। तो स्पाइनल कॉर्ड को एंक्लोज कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसको आप नोट आउट करो, फिर आगे देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक के बीच में कम्युनिकेट होते हैं आपस में, जो सेल्स है उनके बीच के अंदर, उनको मतलब उनके लिमिटेशन को कम करती है, उनमें जो कमियां है ना उसको क्या करेगा, कम करेगा। कौन कम करेगा, केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कम करेगा उसको। मूवमेंट इन प्लांट, अब देखो मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट के मूवमेंट के बारे में बता रखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, कि भाई कैसे होता है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ होता है, डिपेंडेंट ग्रोथ कैसे होता है, एक एक इनके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ में कैसे, बच्चों देखो ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, ये आपकी एनसीईआरटी में तो है, बट आपको इतना डीपली शायद नहीं दे रखा होगा, लेकिन ये आप सीख गए ना, समझ गए ना, बाकी हर स्टूडेंट से आप आगे रहोगे, एग्जाम में भी आप आगे रहोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार हमें बोर्ड में पूछते हैं जो शायद एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। तो वो उन्हीं में से आप ऐसे क्वेश्चन समझो जो मैं आपको पहले से ही प्रोवाइड करवा रही हूँ, है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कैसे होता है, प्लांट में इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। प्लांट के अंदर जो सेल टू सेल क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है ना, केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल्स मतलब आपस में एक्सचेंज होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितने केमिकल आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो उनके वो सेल टू सेल प्रोसेस होता है ना, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाते हैं, एक लीफ से दूसरी लीफ तक पहुंचाते हैं, तो वो है। फॉर मूवमेंट टू हैपन, जो मूवमेंट इनके अंदर हो रहा है, सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। तब वाटर के अमाउंट में सेल जो होती है वो अपनी शेप चेंज कर लेती है ना, वो अपने लीफ की मतलब जो शेप होता है वो क्या कर लेते हैं बच्चों, चेंज कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। इससे रिजल्ट क्या रहता है कि जो सेल्स होती है ना, स्वेलिंग यानी फूल जाती है, और श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाती है, ठीक है, फूलना और सिकुड़ जाती है वो सेल्स जो होती है, कुछ फूल फूल गई, कुछ सिकुड़ गई, ऐसे। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। जैसे आपने देखा है जो टच मी नॉट प्लांट है, यानी वो टच मी नॉट प्लांट को अपन चुई मुई कहते हैं ना हिंदी में, उसको आप टच करो तो वो क्या होगा, हिलेगा, उसका मूवमेंट होगा, ऐसे मूवमेंट तो होगा, बट वो ग्रोथ नहीं होगा उसका। ग्रोथ क्यों नहीं होगा उसका, क्योंकि वो जो सेल टू सेल इंफॉर्मेशन जा रही है उससे वो सिकुड़ रहे हैं, फूल रहे, वो नहीं होती उनके उनके अंदर, मतलब जो इंडिपेंडेंट ग्रोथ है ना वो होता नहीं है, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट में हाथ लगा वो मूव करेगा, बट उसकी क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो ये जो पैराग्राफ है आपको ये समझा रहा है, तो इसको आप पहले अच्छे से नोट आउट करो। तो नेक्स्ट देखो, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, यानी ग्रोथ पे डिपेंड होना कैसे। दीज मूवमेंट आर ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलेट, यानी कि ये कौन सा मूवमेंट है, इस ऐसे मूवमेंट को अपन ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि ग्रोथ भी करवाता है और डिपेंडेंट भी होता है मूवमेंट पर, मतलब मूवमेंट और ग्रोथ जो है वो साथ साथ होती है इनमें, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ पे, जिसे अपन ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो है ये डायरेक्शनल मूवमेंट में मूव करेगा, लेकिन स्टिम्युलेट को रेस्पॉन्स करते हुए। जैसे आपने देखा होगा कोई अगर जैसे कोई प्लांट होता है, ठीक है, वो लाइट की तरफ मूव करता है, क्या करता है बच्चों, लाइट की तरफ मूव करता है। जैसे कोई प्लांट है आपके पास, ठीक है, अगर यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, कोई लाइट आ रही है, तो इसके तरफ क्या करेगा, बैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। जो प्लांट है ना उसकी तरफ, लाइट की तरफ है ना, लाइट की तरफ झुक जाएंगे जहां से लाइट आ रही है, तो लाइट के मतलब लाइट को रेस्पॉन्स करेंगे, स्टिम्युलेट को रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से उनकी ग्रोथ भी होती है, लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से ग्रोथ भी होगी, और वो मतलब ग्रोथ भी होगी, और वो डिपेंडेंट भी रहेंगे, ठीक है, मतलब ग्रोथ और दोनों मूवमेंट दोनों उनके अंदर होता है। इनमें कुछ प्लांट में मूवमेंट दिखाई नहीं देता अपन को, वो इंटरनल मूवमेंट उनका होता है। जैसे टच मी नॉट प्लांट में अपन अगर हाथ लगाएंगे वो सिकुड़ जाएगा, कभी फूलता है, कभी श्रिंक होता है, तो उनका मूवमेंट अपन को बाहर से दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस उसकी दिखती है, बट कुछ प्लांट की अंदर इंटरनल होती है जो अपन को नहीं दिखता है कुछ प्लांट्स के अंदर, लेकिन वो ग्रोथ भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। फोटोट्रॉपिक, अब इन्हीं इसी के अंदर कुछ पॉइंट है। पहला है फोटोट्रॉपिक, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, फोटो से ही पता चल रहा है लाइट, मतलब ये ऐसा प्लांट जो मूवमेंट करेंगे लाइट की तरफ, ठीक है, लाइट की तरफ क्या कर देंगे, मूव कर देंगे, खुद को मूव कर लेंगे। जियोट्रॉपिक क्या होता है,
जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की तरफ मूव करेंगे, हमारी जो ग्रेविटी अर्थ की, प्लांट उसकी तरफ मूव कर देंगे कुछ, वो आते हैं जियोट्रॉपिज्म में। केमोट्रॉपिज्म में ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, ये ऐसे प्लांट की बात हो रही है जो पॉलन ट्यूब का मतलब ये मेल में आता है, जो ग्रोथ करेंगे, ठीक है, लेकिन मूव करेंगे किसकी तरफ, ओव्यूल की तरफ। जो एक फीमेल प्लांट के अंदर जो है वो ओव्यूल आता है और मेल में पॉलन ट्यूब्स आते हैं, तो वो फीमेल ओव्यूल की तरफ क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। केमोट्रॉपिज्म में। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, जो मूवमेंट करेंगे वाटर की तरफ। आपने देखा है कुछ प्लांट में जड़ों में पानी देते हैं अपन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मूव तो ऊपर वाले प्लांट करेंगे क्योंकि वो ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो रूट्स वाटर की तरफ क्या हुई, मतलब वाटर की तरफ मूव हुई ना, वो है। टेंड्राइल्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ टेंड्राइल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से दूर होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से दूर होकर उसी के अपोजिट में वो ग्रोथ करेगी, ग्रो मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी जड़ें यानी कि रूट्स में पानी अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो पानी आ रहा था, वो ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होगा, मूवमेंट इनके अंदर, मतलब जैसे मूवमेंट यहाँ हो रहा है, ठीक है, वो रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर का, मूवमेंट यहाँ हो रहा है, ग्रोथ तो ऊपर में होगी ना, तो है तो इसके अपोज लीफ पे हो रही है, तो उसके अपोज में मतलब अपोज में होंगी ना, अपोजिट साइड में, तो वो होता है टेंड्राइल्स। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो देयर ग्रोथ, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ सेल्स को ग्रोथ करने का काम करते हैं, उन सेल्स को अपन कहते हैं हॉर्मोन्स के, हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, कई बार बोलते हैं, तो वो सेल्स होती है इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वो है होते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कौन सी ग्लैंड है, these glands secrete their product hormones in the blood, यानी कि ये जो मतलब क्या कहते हैं, जो ग्लैंड होती है ये क्या करती है, हॉर्मोन्स को रिलेट मतलब हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है। इस ग्लैंड के थ्रू हमारे हॉर्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं। इस ग्लैंड का नाम क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए भूलना मत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको टेबल दी है, ये आपको टेबल शायद अच्छे से विजिबल नहीं होगी, बट मैं इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेके आपकी वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप इसको आराम से देख लेना, और हो सकता है आपकी बुक में भी हो एनसीईआरटी की, तो आप वहां पे भी चेकआउट कर लेना एक बार जाके, मिल जाएगा आपको। देखो हॉर्मोन्स यहाँ कुछ दे रखे हैं, उनमें एंडोक्राइन ग्लैंड में मतलब क्या उनके प्रोसेस है, लोकेशन और फंक्शंस वगैरह सब बता रखा है। तो पहले देखते हैं थायरोमाइन। थायरोमाइन जो है हार्मोन, ये हार्मोन है थायराइड का हार्मोन, ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है थायराइड का हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, नेक एंड फ्लैट रीजन, हमारे गले वाले साइड में भी जो है वो थायराइड हार्मोन होता है। और फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, जो रेगुलेट करती है हमारे मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, कौन, ये थायराइड ग्लैंड। आपने देखा किसी को थायराइड हो रखा होता है, किसी का थायराइड लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो किसी का मोटापा बढ़ जाता है, कुछ पतले हो जाते हैं, है ना, तो क्यों होता है, वो हार्मोन इनबैलेंस की वजह से। कौन सा हार्मोन होता है उनके अंदर, थायराइड हार्मोन। सेकेंड है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है बच्चों, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो एक तरह से ग्रोथ का हार्मोन है। आपने देखा कहीं बार योगा टीचर या फिर कोई योगा गुरु होते हैं, कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को पुश करो, पुशअप करो, इससे आपका जो ग्रोथ बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। क्यों कहते हैं वो, क्योंकि वो हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जिसको पिंच करने से, पुश करने से वो हार्मोन ग्रोथ होता है, ठीक है। मिड ब्रेन, जो कि मिड ब्रेन यानी यहाँ पे होता है प्रेजेंट, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो रेगुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा जो है वो लिख लेना, डेवलपमेंट, ओके। फिर है एड्रेनालिन ग्लैंड, ये ग्लैंड होता है, एडर्नल ग्लैंड होता है, जो अबव बोथ किडनी, जो दोनों किडनी के ऊपर होता है। ये क्या करता है, रेगुलेशन, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी टाइप मतलब इमरजेंसी में ये हार्मोन रिलीज होता है। आपने देखा है कई बार हमें मतलब जो है रोना आता है, फिर सैडनेस फील होती है, मतलब दर्द फील होता है, कभी खुश होते हैं, कभी रोना आता है, कभी हैप्पी, कभी सैड। ये जो हॉर्मोन से अफेक्शन, लव, फीलिंग्स वगैरह सब कुछ क्या है, एक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम है एड्रेनलिन, मतलब ग्लैंड का हार्मोन है।
इसकी वजह से हमें सब कुछ फील होता है, ठीक है। ये हमारे हार्ट बीट बढ़ना एकदम से, वो सब कुछ रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को, किसी का ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, घट जाता है, तो वो भी किस पर डिपेंड करता है, इस ग्लैंड, इस हार्मोन पे डिपेंड करता है, जो इमरजेंसी टाइप में भी रिलीज हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको इमरजेंसी होती है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उस वक्त भी यही हार्मोन जो है रिलीज होता है। बट इससे ज्यादा इस चीज के बारे में आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ते हो, जब आप बायो पढ़ते हो तो फिर बहुत ज्यादा डीप पढ़ते हो, इतना आपका नहीं दे रखा है, आपको इतना दे रखा है तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक पैंक्रियास के अंदर है, पाया जाता है ग्लैंड बिलो स्टमक, जो स्टमक के नीचे में होता है। रिड्यूस एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल को मतलब कम करता है, रिड्यूस करता है। किसी की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, लेवल कम हो जाता है, तो देखा उसका शुगर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, फिर उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की बात करें, मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जो जेनाइटल लोअर एब्डोमन एरियाज में होता है, एब्डोमिनल एरियाज के नीचे वाले साइड में। चेंज एसोसिएट विद प्यूबर्टी, जो कि क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसकी, प्यूबर्टी को चेंज करना। प्यूबर्टी होता है मतलब 15 to 16 ईयर्स के बाद की प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, तो वो सब कुछ एक हार्मोन्स की वजह से होता है। एस्ट्रोजन होता है फीमेल के अंदर, जो ओवरीज में होता है, ठीक है। ये भी मतलब हाँ ठीक है, चेंज ये भी वही काम करती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी वाला चेंज होना हमारी प्यूबर्टी के अंदर 15 to 16 ईयर्स के बाद में जो गर्ल्स में चेंज हो जाते हैं अपन प्यूबर्टी कहते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों में आ सकते हैं। रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस हार्मोन, मिड ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। स्टिम्युलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, ओके। तो ये जो टेबल है बच्चे से देखो, लिखो, नोट करो, उसके बाद आगे देखते क्या है। तो देखो, नेक्स्ट है अपना गोइटर। गोइटर आपने सुना होगा डिजीज के बारे में, ये क्या होती है देखो। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज आयोडाइड मिनरल इज एसेंशियल। ये जो होती है ना, ये आयोडाइज्ड सॉल्ट को रिलीज करती है, जो जरूरी होती है आयोडाइड मिनरल्स के लिए, ठीक है। ये पार्ट होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन का पार्ट होता है। अपन ने वो एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन के बारे में पढ़ा था, उसमें जगह देखा आपने, लिखा होगा इसके बारे में। तो उसमें वो जो हार्मोन था थायरोक्सिन हार्मोन, वो सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड के थ्रू। थायराइड ग्लैंड के थ्रू क्या सीक्रेट होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। और गोइटर जब डिजीज हो जाती है तब वही हार्मोन मतलब जो है वो रिलीज होता है, और आयोडाइज्ड सॉल्ट जो जरूरी होता है आयोडाइज्ड मिनरल के फॉर्म में। आपने सुना है कई बार हमारी बॉडी में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई, बीपी लो हो गई, बीपी कम हो गई, नमक लो, शुगर लो, ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, ये कम का ज्यादा का है ना, इसमें सबसे ज्यादा रोल एक नमक का होता है। कहते हैं नमक कम खाओ, ऊपर से मत लो वगैरह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयोडाइन रिलीज हो रहा है। वो एड नहीं सुना क्या, नमक का एक एड है जिसमें आयोडाइन के बारे में बता रखा है कि आयोडाइन की मात्रा इतनी है उतनी है, तो वो सब कुछ हमारी बॉडी में जो है वो रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को, ठीक है। आयोडाइज्ड सॉल्ट रिलीज होता है, तो हमारे कुछ मिनरल्स के लिए जरूरी भी होता है आयोडाइड मिनरल्स के लिए। बट अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी खराब है, कम भी नहीं होना चाहिए। तो हर चीज बैलेंस में हो तो अच्छी लगती है। इट्स डेफिशिएंसी कॉज अ डिजीज कॉल्ड गोइटर। इसी की कमी से हम कहते हैं कि क्या हो गया, हमारी बॉडी में गोइटर हो गया, इसकी कमी से गोइटर होता है। आयोडाइज की कमी से हमें क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। इससे हमारा जो नेक है वो स्वॉलन यानी फूल जाता है। स्वॉलन नेक, नेक क्या होता है मतलब गला फूल जाता है, ठीक है, इसकी कमी से। फिर डायबिटीज, डायबिटीज हर घर घर की कहानी है ये, किसी भी पूछे शुगर है शुगर है शुगर है। डायबिटीज के बारे में पढ़ते हैं क्या है, डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। इसमें जो है ब्लड का जो लेवल होता है, मतलब ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, बॉडी में बढ़ जाता है। क्या कारण क्या है बढ़ने का, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी होना, डेफिशिएंसी मींस होना, कमी होना, उसकी वजह से जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। हार्मोन सीक्रेट बाय पेनक्रियास, जो किसके थ्रू सीक्रेट होता है, पेनक्रियास के थ्रू सीक्रेट होता है। उस टेबल में जाकर देखो, मैंने बताया है पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, ये इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है,
इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन के जो है वो इंजेक्शन लगते हैं पेशेंट को, जिसका शुगर बढ़ जाए घट जाए तो उसको इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं ना। जो घर घर की कहानी कॉमन चीज हो गई है तो अब, है ना, कॉमन डिजीज है डायबिटीज। तो ठीक है, इतना आप लिखो। उसके बाद एक फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें आपको क्या क्या समझाऊंगी फिर देखना। उससे पहले इसको अच्छे से आप नोट आउट करो। तो देखो, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपको बता रखा है कि हर चीज अपने राइट टाइम पे होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके मतलब बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होंगे। अत्यधिक मात्रा में भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज हर एक अमाउंट होना चाहिए उसका, कि हाँ वो इतने में वो चीज हो तो वो राइट टाइम कहलाती है। भाई हाँ, इस चीज में हो रहा है। अब आप सोचो, 1 साल का बच्चा है, उसके अंदर दूसरे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं जो उसके काम के नहीं है, जो 15 to 16 ईयर्स के बाद होनी चाहिए, वो तो 1 साल के बच्चे में हो रहे हैं। तो क्या वो उसके काम के हैं? नहीं काम के। अगर उसके दांत भी 3-4 साल पहले से नहीं आते ना, 1 साल तक बच्चे के फिर दांत वगैरह आते हैं, क्योंकि उस वक्त उसको सिर्फ दूध की रिक्वायरमेंट होती है, मिल्क पे रहता है, तो वो दांत क्या करेंगे? हर चीज राइट टाइम पे आती है ना। उसी तरह हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स जो है वो भी राइट टाइम पे बैलेंस होना जरूरी है, सीक्रेट होना जरूरी है। फीडबैक मैकेनिज्म में आपको वही एक्सप्लेन कर रखा है। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हॉर्मोन्स, एक्सेस का मतलब बढ़ना और डेफिशिएंसी का मतलब कमी होना। जब हमारी बॉडी में बढ़ता है हॉर्मोन्स या हॉर्मोन्स की कमी होती है, हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, तब हमारी बॉडी में जो है वो हार्मफुल इफेक्ट होंगे हॉर्मोन्स के बढ़ने और घटने से। फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर दैट हॉर्मोन्स शुड बी सीक्रेटेड इन प्रीसाइज क्वांटिटी एंड राइट टाइम। ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, ये मेक श्योर कहता है कि हमारी बॉडी में अगर हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो रहे प्रीसियस क्वांटिटी में और राइट टाइम पर, तो हमारी बॉडी इजी गोइंग में जो है वो मूव ऑन करेगी, अच्छे से रहेगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है। अब जैसे अब देखो, कोई इंसान जो है वो बहुत ज्यादा मीठा ही मीठा खा रहा है, बहुत ज्यादा मीठा खा रहा है, तो क्या होगा? एक टाइम में उसका शुगर जो है वो शुगर लेवल बढ़ेगा। शुगर लेवल बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? पेनक्रियास को वो जाके सिग्नल पहुंचाएगा। कैसे? देखो, आप सोचो, इमेजिनेशन करो, कोई बहुत ज्यादा मीठा ही मीठा खा रहा है, तो उसका जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शुगर लेवल जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा, शुगर लेवल उसका इंक्रीज होगा। ये बात पहुंचेगी कहाँ पे? पेनक्रियास के पास। पेनक्रियास भाई साहब के पास ये बात जाके पहुंचेगी कि शुगर लेवल बढ़ गया। ये फटाफट क्या करेगा? इंसुलिन तक ये इन्फॉर्मेशन देगा कि जा इंसुलिन, वहां पे युद्ध मच रहा है, जाके उस युद्ध को शांत कर। तो इंसुलिन के पास जाएगा और इंसुलिन फटाफट जाके उस महाभारत को शांत कर देगा। वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रखी है कि शुगर लेवल इन ब्लड, मतलब ब्लड में जाएगा, बढ़ेगा, तो डिटेक्टेड बाय सेल टू पेनक्रियास, तो पेनक्रियास के पास वो डिटेक्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा। सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, और पेनक्रियास क्या करेगा? इंसुलिन को सिंथेसाइज करेगा, मतलब भेजेगा। एंड ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, वो भेजेगा उस युद्ध में मतलब इंसुलिन को, वो जाके क्या कर देगा? युद्ध को शांत कर देगा, ब्लड शुगर लेवल को गिरा देगा, कम कर देगा, सही बैलेंस में कर देगा। स्टॉप सीक्रेटिंग और इंसुलिन, वही बात बता रहे हैं आपको। इंसुलिन भी ज्यादा होना खराब है, लिमिटेड हो तो वो हमारे बॉडी के लिए सही है। तो यही फीडबैक मैकेनिज्म में आपको समझाया गया है कि हार्मोन जो है वो राइट टाइम में सीक्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा होंगे तो नुकसान है हमारी बॉडी को। तो वो चीज आपको बता रहे कि इसलिए फटाफट इसको आप नोट करो। फिर हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट के हार्मोन्स क्या क्या? यहाँ पे अपन ने एक तरह से न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म कर दिया। लास्ट टॉपिक है अपना प्लांट हार्मोन्स। उनमें क्या क्या हार्मोन्स जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ह्यूमन का तो खत्म हो चुका, इसको फटाफट आप नोट करो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपना प्लांट हार्मोन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से अपन पढ़ते हैं। इसमें है ना, प्लांट 4 टाइप के हार्मोन रिलीज कर रहा है। 4 टाइप के हार्मोन यहाँ बता रखा है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड इसको कहते हैं। तो ये 4 हार्मोन जो है हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बता रखे हैं। अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। मेनली आपको बोर्ड में फंक्शंस पूछते हैं कि इन हार्मोन्स के फंक्शन क्या क्या है, तो वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो फंक्शन देखो ऑक्सिन के क्या है? सिंथेसाइज एट शूट टिप, शूट टिप को सिंथेसाइज करता है। जो प्लांट की शूट वाली टिप होती है उसको क्या करता है? वो सिंथेसाइज करेगा। हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, और हेल्प करेगा सेल ताकि लंबे टाइम तक ग्रो हो सके, इजीली वो ग्रो हो सके। और इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, जो इन्वॉल्व होगा फोटोट्रोपिज्म के साथ, यानी फोटोट्रोपिज्म हमने जब पढ़ा था वो ऑक्सिन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। किसमें? प्लांट के अंदर। फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के क्या क्या फंक्शन है? हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोथ को डेवलप करना। स्टेम जो होती है ना, तना, देखा आपने, जैसे तो प्लांट लगे हैं, ठीक है, तो ये जो आपकी स्टेम होती है ना, यहाँ तक जहां से आपके लीव्स वगैरह जुड़ी हुई होती है, ठीक है, अटैच होती है ब्रांच,
स्टेम, उसको क्या करता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है? प्रमोट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अगर आपके पास एक सेल डिवीजन है तो जैसे आपने देखा उसके दो सेल डिवीजन हो जाते हैं तो वो आगे के आगे बढ़ते रहते हैं, तो उनको प्रमोशन का काम कौन कर रहा है? ये साइटोकाइनिन से तुम्हें प्रमोशन दे रहा है, ठीक है। प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, जो प्रेजेंट उस कंसंट्रेशन को, जैसे फ्रूट्स को, सीड्स को फ्रूट में बनाना, फ्रूट्स के प्लांट्स अगर देखे होंगे उनकी कंसंट्रेशन को जो है वो बढ़ाता है। कौन? प्रेजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन में साइटोकाइनेसिस। फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, इसको पढ़ते हैं। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाता है। कोज विटलिंग ऑफ लीव, स्ट्रेस हार्मोन, जिसको मेनली स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, जो प्लांट के मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से प्लांट या तो रुक रहा है, उसको वो हटाएगा, उसको वो बढ़ाएगा। इनहिबिट ग्रोथ, वो उसकी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। कौन? एब्सिसिक हार्मोन, ठीक है। लीव्स को जो है वो हरा करेगा, वो तो क्लोरोफिल की वजह से होता है, लेकिन उसको भी जो है वो कौन आगे पुशअप करेगा, कौन इसको डेवलपमेंट क्रिएट करेगा, वो सब जो है वो ये हार्मोन करेगा, ये एसिड एक तरह से ये करेगा, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन्स के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है और ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको बता रखा है। बच्चों मैंने पूरी कोशिश की आपकी एनसीईआरटी को यहाँ पे कवर करने की और ए टू जेड हर वर्ड आपका एनसीईआरटी का जो है वो यहाँ बोर्ड पे आया है नोट्स के फॉर्म में। और ज्यादा अगर आपको डीपली चाहिए कि हमें एक एक लाइन पढ़नी है, हमें एक एक लाइन समझनी है, तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, फिर तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि मैंने जितना हो सकता है पूरी एनसीईआरटी आपके बोर्ड में कवर करवा ली टिप्स के साथ, आपको अच्छे से समझाया है, हर चीज को एक्सप्लेन किया है। और इतना अगर आप पढ़ लो ना, मैं कहती हूँ आपको फिर किसी भी रेफरेंस बुक की नीड नहीं होगी, किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं होगी, ये नोट्स आपके लिए बेस्ट प्रूफ होंगे। तो जरूरत है आपको अच्छे से आंखें दिमाग सब कुछ खोल के पढ़ाई करने की, वरना देखो भटकने के लिए रास्ते आपके पास बहुत है। इच्छा आपकी है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, दरवाजे तक पहुंचा सकता है, उसके अंदर एंट्री तो आपको ही लेनी होगी। ओके, अब डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। बस मेरा तो यही कहना है, अच्छे से रहो, मस्त रहो। और हाँ, ये जो नोट्स है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। दो ही वीडियो में, दो ही लेक्चर में अपना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पूरा इजीली मतलब जो है वो हो गया। कई टीचर्स होंगे आपको बहुत बीच में बढ़ाएंगे, जो चीजें 11 12 में हम पढ़नी होती है वो चीजें आपको पहले ही पढ़ा देंगे, सब कुछ बता देंगे। तो इससे आपको क्या मतलब डिमोटिवेशन होती है, इससे आपको लगता है जो है वो चैप्टर में मजा नहीं आ रहा है, बहुत यूं हाइपर सिटी जो है वो आपके अंदर क्रिएट हो जाती है। चैप्टर में इतना डीपली है जबकि कुछ नहीं है, शॉर्टली में मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है। इतना आपने अगर पढ़ लेना, मैं कह रही हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इस चैप्टर में से, इतना कह रही हूँ। और नोट जो है ऐसे ही बनाते हैं। अब आपको मैं ना एक नोट्स का नमूना बता रही हूँ, एक मिनट देखो आप, एक मिनट, जब तक आप इसको अच्छे से नोट करो। देखो ये नोट्स देखो, ये हेल्थ चैप्टर से रिलेटेड है जो मैंने बना रखे हैं। ये मेरे 12th क्लास के नोट्स हुआ करते थे। देखो मैंने इनको कैसे डिजाइन करके रखा है। मैं ऐसे नोट्स पढ़ा करती थी अपनी 12th में, और मैंने नीट में भी यही नोट्स जो है वो यूज किए थे। आप देख सकते हो किस फॉर्म में मैंने नोट्स बना रखे हैं, दिख रहे हैं आपको कितने बॉक्स में। तो ये नोट्स बनाने के तरीके होते हैं कि आपने हर चीज हर पॉइंट अपने वे में लिखी है, डिजाइन की है, और फिर आप उसको पढ़ रहे हो, तो ये तरीका होता है। इसी फॉर्म में मैंने ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए, बस थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दिया, क्योंकि आपको बोर्ड में लैंग्वेज लिखनी होती है, नीट में मोस्टली एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो चीजें बाद की है, हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से फॉलो करना। बाकी बस स्वस्थ रहना और मस्त रहना। कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट लिख देना अगर है तो कोई, और आई होप होना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर भी हो तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे हेल्प मांगे कि दी ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करो। ओके, तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।